हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, जो आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी बायोलॉजी में। तो देखिए, जो आपका चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका है 6 मार्क्स का। ओके बच्चों, 6 अंक का ये चैप्टर है, ये अध्याय है। तो जिसमें से आपके देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। तो आपने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप अपने 6 जो नंबर है ना वो सिक्योर कर सकें। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। ओके, अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया, रॉबर्ट हुक, कि इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ है, जिसकी संरचना जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उसके जैसा लग रहा था। तो कॉर्क एक पदार्थ होता है जो पेड़ की जो छाल होता है ना, उससे प्राप्त किया जाता है। तो 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप कभी अपनी प्रयोगशाला में गए होंगे तो रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, यानी कि सेल। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा आपका रॉबर्ट हुक। तो लैटिन शब्द है, इसका नाम मतलब होता है, सेल का मतलब लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। तो ये जो घटना थी छोटी सी थी और अर्थहीन ही लगती थी, लेकिन पहले तो अर्थहीन लगती थी, लेकिन ये विज्ञान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि जो सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया, और आज तक किया जाता है। सेल जिसे हम कहते हैं कोशिका, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? तो क्रियाकलाप करते हैं। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसमें जो प्याज की अवतल सतह होती है ना, एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, उसे निकालना है। बहुत ही सावधानी से निकालना है, ठीक है। तो इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रखना है। इससे झिल्ली जो है ना मुड़ेगी ना ही सूखेगी, ठीक है। अब इस झिल्ली से करना क्या है, देखिए, एक कांच की स्लाइड लेनी है जो आपको मिलेगी प्रयोगशाला में अपने, वो आपके घरों में नहीं होगा, ठीक है। इसमें पानी की एक बूंद डालनी है। अब वॉच ग्लास में जो रखी आपने झिल्ली है, एक एक छोटे टुकड़े को स्लाइड पे रखना है। ध्यान रखना है कि जो झिल्ली है वो बिल्कुल सीधी हो। एक पतला सा पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पे रखने के लिए आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक बूंद डालना है आपने सेफ्रामाइन, ठीक है, और उसके बाद इसको कवर स्लिप से ढक देना, ठीक है। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस तरह से रखना है कि इसमें वायु के बुलबुले ना आए, ठीक है, मतलब हवा के जो बुलबुले आते हैं ना, वो ना आने पाए, ठीक है। अब क्या करना है आपने, हमने प्याज की क्या बना दी, प्याज की झिल्ली की एक अस्थाई स्लाइड बनाई है, ठीक है। इससे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हैं, जो आपकी प्रयोगशाला में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आपको क्या नजर आएगा जब आप इसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह आपको नजर आएगी। तो इस तरह का जो ये है आपको नजर आएगा, जो संरचना है ना आपको जो नजर आएगी, एक्चुअल में क्या है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, प्याज की झिल्ली के सेल्स हैं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग आकार वाले प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपको संरचना उसमें नजर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये संरचनाएं एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये सभी संरचनाएं एक जैसे दिखाई देती हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जिसे कहते हैं शल्ककण, जैसे कि प्याज, ठीक है। वो आपके जो सेल है
उन्होंने मिलके, संरचनाओं ने मिलके बना दिया एक प्याज। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जो अलग अलग आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी से हमने जब देखा ना, देखने पर तो हमें एक जैसी संरचनाएं देखने को मिली। ठीक है, प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, और प्याज के आकार से इसका कोई लेना देना नहीं है कि प्याज का आकार बड़ा है या छोटा है तो उसकी संरचना जो होगी कोशिका की वो अलग होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देख सकते हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ठीक है, और इन संरचनाओं को कहा जाता है कोशिका। सिर्फ प्याज की बात करें, प्याज ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं अब अपने आसपास जो देखते हैं ये सभी कोशिकाओं से बने हैं। ओके, हम जो हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मनुष्य, वो भी कोशिका से बने। हालांकि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिक भी होते हैं, यानी जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, आवर्धक लेंस की खोज के बाद फिर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। तो ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं एक ही संपूर्ण जीव, जैसे कि आपकी अमीबा है, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम या बैक्टीरिया, ये सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। तो इन सजीवों को कहा जाता है एक कोशिक जीव। ठीक है, इसके अलावा जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए उन्हें बहुकोशिक भी कहा जाता है। जैसे कि आपका, और जब इसके जैसे कुछ है आपके, जैसे फंजाई, जिसे कहा जाता है कवक, पादप तथा जंतु। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या हम एक कोशिक जीव के विषय में और पता कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हर बहुकोशिक जीव एक कोशिका से विकसित होता है। बहुकोशिक जीव यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, बट कैसे विकसित होते हैं? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, और इस तरह से सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। हम क्या करेंगे, पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र या अलग अलग प्याज के जो आकार है उनकी झिल्ली की अस्थायी हम स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे कि है, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा दृष्टि में एक जैसे दिखाई देती हैं? क्या उनका सबका आकार एक जैसा होता है? दूसरा, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना जो होती है, उनका जो स्ट्रक्चर है, क्या वो एक जैसा होता है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? और हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? कुछ जीवों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि आपको ये तस्वीर दी गई है। ठीक है, अलग अलग ये कोशिकाएं हैं, जैसे कि यह चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, ओके, ब्लड सेल्स, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, वसा कोशिका। ठीक है, तो क्या ये सारी जो कोशिकाएं हैं आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, क्या सब एक जैसे दिखते हैं? आकार इनका सबका एक जैसा है ना? तो कोशिकाओं की आकृति, आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है, मतलब वो कौन सा काम करती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा है। ठीक है, कुछ जीवों में क्या होता है, कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और हर प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट होता है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। हर जीवित कोशिका में क्या होता है, कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। तो एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? देखिए, बहुकोशिक जीवों में जो काम का ना विभाजन होता है कि ये कोशिका ये काम करेगी, वो कोशिका ये काम करेगी, जैसे कि हम मनुष्य में होती है। इसका मतलब क्या है कि शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, रुधिर, रुधिर यानी ब्लड। ठीक है, इसका कार्य ही क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अमाशय क्या करता है, आपका स्टमक क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। इसी तरह से जो एक कोशिक जीव होते हैं, जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उसमें श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि मतलब वैसे क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। हर कोशिकांग एक अपना पर्टिकुलर काम करती है, एक विशिष्ट कार्य करती है, जिससे जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना है, अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना है। ठीक है,
और ये क्या होता है, इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी काम करती है। ठीक है, ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कहते हैं कोशिका। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सभी कोशिकाएं जो हैं एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका काम क्या है और ये किस जीव में पाई जाती है। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? पहले ही मैंने बताया था जब ही अध्याय शुरू हुआ था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आपको पता ही होगा किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ओके, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। देखिए, कोशिका में हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। तो कोशिका कैसे संगठित होती है? देखिए, अगर हम कोशिका का अध्ययन माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग आपकी जो कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले जितने भी जो क्रियाकलाप होते हैं या उनके जो बाहर का जो पर्यावरण में जो पारस्परिक क्रिया होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण संभव है। कैसे, देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, इसका कार्य यही होता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ठीक है, उनको परमिशन देती है कि हाँ, कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, कुछ बाहर जा सकती हैं। तो जो और अन्य पदार्थ की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए कहा जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? ठीक है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। ठीक है, ये हमने पिछले विसरण प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। जैसे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट है और इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब ये कोशिका में इकट्ठी हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब कोशिका का जो बाह्य पर्यावरण है, बाहर वाला जो पर्यावरण है, उसमें CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा याद रखिएगा, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से फिर कोशिका से विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। इसलिए कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उसमें विसरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, पानी जो है आपका, वो भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं परासरण। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस तरह से परासरण की क्रिया में जल का जो नेट विसरण होगा एक विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, अगर हम किसी जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका को शक्कर में या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? ओके, देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम यानी कि जल में हम अगर शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा रखा गया है तो फिर जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को कहा जाता है अल्प परासरण दाबी विलयन। ओके बच्चों,
जल के जो अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए, आने जाने के लिए क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर वाले जल की मात्रा कोशिका से अगर बाहर आना चाहती है तो बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार जो शुद्ध परिणाम होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है। नंबर 2, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल, यानी बाहर जो जल की मात्रा है, जल की सांद्रता कोशिका के में जो स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी क्योंकि दोनों बराबर है। ऐसे विलयन को कहा जाता है समपरासरी विलयन। ठीक है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही क्या होती है, बाहर आ जाती है। इस प्रकार जो व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। नंबर 3, यदि कोशिका के बाहर विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को कहा जाता है अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है। फिर से जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल कहाँ है, बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ओके, तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। ओके, अंडे से परासरण। अंडे को क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाना है। ठीक है। इसका कवच जो है अधिकांशता किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो पतली सी जो बाह्य त्वचा जिसे हम झिल्ली कहते हैं, अब उसकी जो परत है वो हट गई, उसका जो क्या था आपका कवच जो था वो हट गया, अब एक झिल्ली बची हुई है। ओके, अब इस अंडे को रखना है शुद्ध जल में और 5 मिनट के बाद आप देखिए अंडा फूल जाता है, क्योंकि क्या हुआ, परासरण। ठीक है। और फिर परासरण हुआ तो जल जो है, पानी जो है उसके अंदर चला गया। ठीक है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो, तो आप क्या देखेंगे कि अंडा सिकुड़ जाता है। इस केस में क्यों, क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। समझ आया। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप, एक सूखी किशमिश आपने देखा होगा या खुबानी है, हम क्या करते हैं, उसे पानी में डालते हैं, फूल जाता है ना। तो चलिए इस क्रियाकलाप को करते हैं। सूखी किशमिश या आप खुबानी को ले सकते हैं, केवल जल में रखना है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद उसे शक्कर में भी आप डाल सकते हैं, शक्कर के घोल में, या नमक के सांद्रित विलयन में रखना है। तो आप देखेंगे कि जब आपने उसे जल में रखा तो वो जल ग्रहण करके क्या हो गई, फूल गई। लेकिन जब आपने उसे सांद्रित घोल में रखा तो क्या हुआ, वो जल को उससे बाहर निकल गया और वो सिकुड़ गई। एक कोशिकाएं अलवणीय जलीय जीवों तथा जो बहुत सारे पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है। पौधों के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण है वो भी परासरण का ही एक उदाहरण है। राइट। तो इस तरह से कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो विसरण है, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण प्राप्त करने में भी सहायता करता है। कोशिका में आपके विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना ही विसरण द्वारा होता है। इस तरह से परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राइट। अब प्लाज्मा झिल्ली आपकी क्या होती है, लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसी लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अदरवाइज वो आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस।
आप तो अमीबा जो है, अमीबा इसी प्रक्रिया यानी एंडोसाइटोसिस से ही अपना जो है अपना खाना प्राप्त करती है। ओके, चलिए क्रियाकलाप है, विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको पता करना है और इसके बाद आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर आते, इस पे चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या जो पानी है जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर या बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके विषय में आप खुद से लिखेंगे। ओके, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, तो पादप कोशिका भित्ति जो है ज्यादातर आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज काफी एक जटिल पदार्थ होता है जो ये पौधों को दृढ़ता, एक्चुअली जो संरचनात्मक दृढ़ता है वो प्रदान करता है। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ है वो संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन। ओके, चलिए इसको हम क्रियाकलाप से समझते हैं। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर आपने एक स्लाइड बनानी है, फिर उसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखना है। छोटे छोटे हरे कण आपको दिखाई देते हैं। इन्हें छोटे हरे जो कण होते हैं ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर होता है आपका हरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्लाइड पे शक्कर या नमक का सांद्र विलयन डालेंगे, फिर 1 मिनट के लिए आप वेट करेंगे और फिर आप उसे सूक्ष्मदर्शी से फिर से देखेंगे। ओके, तो देखिए आप क्या देखेंगे कि अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक अब आपने जल में उबालना है। इससे पत्तियों की जो सभी कोशिकाएं वो मर जाएंगी। अब आपने क्या करना है, एक पत्ते को रखना है स्लाइड पे और उसे फिर से सूक्ष्मदर्शी से देखना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन स्लाइड पे रखी इस पत्ती पर शक्कर या नमक का सांद्र विलयन आपने डालना है। फिर आप 1 मिनट वेट करेंगे और फिर से सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या जीव द्रव्य कुंचन हुआ या नहीं। तो इस क्रियाकलाप से देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें पता चलता है कि जो केवल जीव कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, लेकिन मृत कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, मृत कोशिका जब हमने उसको उबाल दिया तो कोशिकाएं क्या हैं आपकी, मर गई। ठीक है, तो आपका जो परासरण है वो मृत कोशिकाओं में नहीं हो। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधों, कवक या बैक्टीरिया की कोशिकाओं को की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, केंद्रक। अच्छा देखिए, हमने प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी, है ना, और इसमें आयोडीन की बूंदें डाली थी। अगर हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे, ये आपको देखना है, कोशिश करेंगे आपकी। अगर हमने नहीं डाला है तो कैसा दिखेगा, डाला है तो दोनों के बीच में क्या अंतर आएगा। कोशिका के जो अलग अलग भाग होते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे वो अलग अलग रंगों में रंगे जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ज्यादा गहरे रंग के प्रतीत होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। तो कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रनिन का यूज करते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू विलयन का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। कांच की एक स्लाइड लेनी है, उस पर 1 बूंद पानी रखना है। फिर आइसक्रीम खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, है ना, तो उसमें क्या करना है, अपने गाल के अंदर की खाल को अच्छे से और बहुत जेंटली खुरचना है। ऐसा ना हो कि आप अपने गाल को ही हर्ट कर दें। ठीक है, उसको जेंटली खुरचना है और फिर आपने उसको क्या करना है, स्लाइड पे रखना है इसको और फैला देना है। अब इसको रंगने के लिए आप 1 बूंद डालेंगे मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे।
अब देखिए हम क्या देखते हैं इसमें, कोशिकाओं की जो आकृति कैसी है और इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। तो क्या आप कोशिका के बीच में गहरे रंग वाली गोलाकार, गोलाकार हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है, डॉट की तरह कोई संरचना आपको वहां पे नजर आएगी। ओके, तो ये जो संरचना है उसे हम कहते हैं केंद्रक, और इसी प्रकार की संरचना आपको प्याज की जो झिल्ली है उसमें भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेद के द्वारा जो केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा पाता है। ठीक है, केंद्रक में देखिए आपके क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम में आपके आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सारी जानकारी होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम कहते हैं जीन। जीन जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह होता है, धागे की तरह की रचनाओं की एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, संगठित हो जाती है। ओके, कुछ जीवों में कोशिका जनन में केंद्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल वो वहां पर प्ले करता है। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो फिर उससे क्या बनते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी क्या करता है, निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है, बहुत क्लियर नहीं होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में सिर्फ केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है और इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। याद रखिएगा, केंद्रकाय। और ऐसे जीव देखिए जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट। ओके, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में और अन्य जो अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के बहुत सारे कार्य भी जो कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किया जाता है। ओके, जैसे आपका प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार या जिसे हम कहते हैं थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकारियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ओके, कोशिका द्रव्य देखिए, जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य के गाल के जो कोशिकाओं को स्लाइड में दिखा था तो हमें हर कोशिका में एक बड़ा सा एरिया दिखा, क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में क्या होता, हल्का धब्बा था, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। जो हल्का सा धब्बा वाला जो एरिया आपको नजर आया वो कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिक के अंगक। ठीक है, तो प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए एक पर्टिकुलर काम करते हैं। तो कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक दोनों को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलाकर बनाते हैं जीव द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य जमा केंद्रक इज इक्वल्स टू जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में जो वास्तविक केंद्रक के अलावा झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक दोनों होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट होती है। देखिए, वायरस में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वो किसी सजीव के शरीर में ना जाए। जब तक वो किसी सजीव के शरीर से बाहर है तब तक वो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव के
शरीर के अंदर जाता है, उसमें प्रविष्ट करके फिर कोशिका की मशीनरी का उपयोग करता है और फिर क्या होता है, वो मल्टीप्लाई वहां पे हो जाता है, यानी अपना बहुगुणन करता है, तब जाके वो आपका क्या हो जाता है, सजीव होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? ओके, देखिए अंतर स्पष्ट आपको करना है और कुछ जो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं वो आपको लिखना है इसमें। ओके बच्चों, तो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिसमें कि उसमें स्थित पदार्थ बाहर वाले पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी और जो जटिल कोशिकाएं होती है जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है कि उपाचय क्रियाओं की बहुत ही आवश्यकता होती है, जैसे कि वो जटिल संरचना या किसी भी कार्य को सहारा दे सकती। अच्छा, इन विभिन्न प्रकार की उपापचय प्रक्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं, झिल्ली छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है, और इसमें से कुछ अंगक सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, अन्यथा इनको देखा ही नहीं जा सकता। ओके, अच्छा अभी हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिक, ये हैं आपके कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण अंग। देखिए जैसे कि हमारा शरीर है ना, हमारे अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो आपके सारे क्या है, कोशिका के अलग अलग अंग की तरह हम कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको चाहे अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिको, ठीक है, ये सारे आपके कोशिका अंगक हैं, यानी कोशिका के अंग हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका या तो गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के जैसे ही होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो तरह की होती है, एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे हम RER कहते हैं, और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसमें से प्रश्न भी पूछा जा सकता है जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका आपके कितने प्रकार की होती है, तो वो आपकी है दो प्रकार की, खुरदरी और आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, अब ये खुरदरी इसलिए क्योंकि जब आप सूक्ष्मदर्शी से इसको देखेंगे ना तो अभी आपको खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर क्या होता है, राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस वहां पर होता है। ठीक है, तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में क्या करता है, उसे भेज देता है। SER जो होता है वसा यानी फैट या लिपिड अणुओं के बनाने में हेल्प करता है। ये कोशिकाएं क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन और कुछ वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है झिल्ली जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन या वसा एंजाइम एंड हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। हालांकि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप से अलग रूप से दिखाई देती है, लेकिन हमेशा एक जालिका तंत्र का ये निर्माण करती है। ओके, तो इस तरह से देखिए आपको एक चित्र दिया गया है जंतु कोशिका का। ओके, अब आपका जो ER का एक कार्य है कोशिका द्रव्य के अलग क्षेत्रों के बीच अपना या कोशिका द्रव्य के अलग क्षेत्रों तथा केंद्रक के जो मध्य पदार्थ हैं, स्पेशली जो प्रोटीन होता है, के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। और एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें हम कहते हैं कशेरुकी भी कहते हैं, में क्या होता है कि यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवा का निराविशीकरण करने में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले की बात करते हैं जो है आपका गोल्जी उपकरण।
कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, मतलब एक फिर उसके ऊपर एक फिर उसके ऊपर इस तरह से समानांतर होती है, ठीक है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। देखिए ये आपको चित्र दिया गया है पादप कोशिका का, ठीक है। ER में क्या होता है कि संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण के पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो इस कार्य में शामिल है पुट्टिका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण या बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में क्या होता है, सामान्य शक्कर में जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये आप बात याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। वैसे तो अगर हम इसकी रचना की बात कर रहे हैं, संरचना की बात करें, तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसके पाचक एंजाइम होते हैं। RER जो है इन एंजाइम्स को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का जो अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ या कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को क्या करता है, ये उनको पाचित करता है, उनका डाइजेशन करता है, कोशिका को साफ करता है। कोशिका में कोशिका के अंदर जाने वाले जैसे आपके बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या भोजन है या जैसे पुराने अंगक क्या होते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो इनका जो कोशिकीय चयापचय होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में भी कहते हैं, में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है और फिर एंजाइम क्या करता है, अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम की कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और पेपर में कई बार ये प्रश्न भी आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, याद रखिएगा इसे, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है और बाहरी झिल्ली होती है छिद्रित, जिसमें मतलब आपके छेद होते हैं, और भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है। तो ये जो वलय होता है, वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए जितनी भी जो आवश्यक विभिन्न आपकी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP देखिए, आपको ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा है। ओके, शरीर क्या करता है, नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा जो यांत्रिक कार्य के लिए ATP से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंगक है, बहुत ही, क्योंकि इसमें उसका अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद ही बनाते हैं। ओके, अगला है आपके पास प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट जिसे हम रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत यानी सफेद या होते हैं या रंगहीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा और भी दूसरे रंग होते हैं, जैसे पीले रंग है या नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में जो प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। ओके बच्चों, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम होते हैं। ओके, धनिया
रसधानियां। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि अगर हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो उसमें रसधानियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं को केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, स्फीर्ति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आपका आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में आपके होते हैं और ये आपकी कौन कौन सी देखिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये आपके अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड यानी कि शर्करा, और बहुत सारे कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन भी। अब एक कोशिक जीवों की बात करें, जैसे अमीबा की हम बात करें कि खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? अभी अभी आपको मैंने बताया था, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ओके, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन है यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, पोषण है, या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है, या नए प्रोटीन बनाने में ये सहायता करते हैं। ऐसी इनकी झिल्ली तथा जो अंगकों के विशिष्ट संरचना के कारण ही ये संभव हो पाता है। ओके, तो इसीलिए कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ओके बच्चों, कोशिका विभाजन। अच्छा, जीवधारियों में वृद्धि के लिए क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें जो पुरानी मृत और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, और प्रजनन हेतु क्या बनते हैं, युग्म बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन का 2 मुख्य प्रकार की आपकी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें ज्यादातर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है यानी डिवाइड होती हैं, उसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, हर जो कोशिका होती है जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, वो विभाजित होकर 2 एक जैसी संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के जैसी ही होती है और ये जीवों में वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्म बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात फिर क्या करती हैं, संतति का निर्माण करती हैं। ये एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्रण, जिसमें 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो उसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जिस तरह जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, मात्र कोशिका, ये अर्धसूत्री विभाजन 1 और ये विभाजन 2। ठीक है, नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है और वह पदार्थों की गति को कोशिका के अंदर तथा बाहर वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है सेल्यूलोज से। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासनदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ER अंततः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। ये कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। याद रखिएगा बच्चों,
अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिक होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट रंगीन और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन या श्वेत। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? संचय करना होता है। ओके, ज्यादातर परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। ये कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और ये अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उसके क्रोमोसोम के स्थान पे न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों के कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ओके बच्चों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करनी है, मतलब इनके बीच में आप अंतर बताएंगे। ठीक है, पादप कोशिकाओं के और जंतु कोशिकाओं के बीच में। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। इस अध्याय की अभ्यास आप खुद से करेंगे।